नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द मेक फ्यूचर में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो महत्वपूर्ण जो रिपोर्टें हैं, जो इम्पोर्टेंट्स जो रिपोर्ट आई हैं हाल ही में, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो रिपोर्टें हैं, हर एग्ज़ाम में एक दो रिपोर्टें आ जाती हैं, तो ये रिपोर्टें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो 2022 की जितनी भी रिपोर्टें आई हैं वो जो 2023 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। तो पहली रिपोर्ट है वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट। ठीक है, वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एसआर रिपोर्ट। ठीक है ना, इसको बोलते हैं एसआर रिपोर्ट। तो शुरू करते हैं। ये वाली रिपोर्ट एसआर 2022 की रिपोर्ट है और ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये 4 वर्षों के बाद जारी की जाती है। तो हाल ही में 2022 के लिए 17वीं वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई है। कौन से संस्करण कौन सा है? 17वां जारी की गई है। यह रिपोर्ट प्रत्येक कितने वर्षों? 4 वर्षों के अंतराल में जारी की जाती है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, संस्करण इंपॉर्टेंट है और ये कितने अंतराल में जारी की जाती है ये इंपॉर्टेंट है। फिर रिपोर्ट में 616 जिलों के 19,060 गाँवों में लगभग 7 लाख बच्चों का सर्वेक्षण किया गया। उसी के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। ठीक है, तो फिर अगला है, तो 6 से 14 वर्ष के जो नामांकित बच्चे हैं, नामांकन जिनका हुआ तो 15 वर्षों में सबसे ज़्यादा ऊपर रहा। कितने? 95% का जो नामांकन था उससे ऊपर ही रहा है। लेकिन कोरोना महामारी के दौरान कुछ नामांकन में गिरावट आई, लेकिन जब कोरोना महामारी ख़त्म हुई इसके बाद जो नामांकन हुआ उसमें कुछ वृद्धि देखने को मिली है। ये आपसे पूछ सकता है कि ठीक है ना, लिखा कोरोना महामारी के दौरान स्कूल बंद होने के बाद नामांकन आंकड़ों में वृद्धि हुई। नामांकन दर 2018 में कितना? 97.2% से बढ़कर 2022 में 98.4% हो गया है। ये आपके लिए ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। अगला, जो सरकारी विद्यालयों में नामांकन जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनका जो नामांकन अनुपात था 2018 में 65.6% से बढ़कर 2022 में 72.9% हो गया है। सरकारी विद्यालय के नामांकन में देश के लगभग प्रत्येक राज्य में वृद्धि, सभी राज्यों में लगभग सभी राज्यों में जो नामांकन की दर है वो बढ़ी है। और 11 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की स्कूल में नामांकित लड़कियों का अनुपात 10% से बढ़कर 2018 में 4.1% और 2022 में 2% रह गया है। जो अनामांकित बच्चियां हैं ना उनका प्रतिशत, पहले जो अनामांकित बच्चियां थी उनका प्रतिशत बढ़ा था। देखिए, जो 11 से 14 वर्ष की बच्चियां हैं, क्योंकि वो लगभग कक्षा 5 पढ़कर रुक जाती थी भी, जो क्योंकि कक्षा लगभग जब 6 में आएंगी उनकी लगभग 11 साल हो जाएगी और क्यों 8 तक के बच्चे के लिए 14 वर्ष होती है। तो जो बहुत सारे ग्रामीण बच्चे हैं, वो जो खासकर बच्चियां, वो शिक्षा से वंचित रहे। जो पहले अनामांकित बच्चियां हैं, 2006 में 10 मतलब बहुत कम नामांकन था, लेकिन ऐसे घटकर 2018 में 4.1% और 2022 में लगभग 2%। मतलब 2% ऐसे हैं बच्चियां हैं जिनका नामांकन स्कूल में नहीं है। पहले कितना था? 2006 में ये 10% था, अब घटकर हो गया है 2%। इसका मतलब समझ सकते हैं कि लगभग 98% जो बच्चियां हैं उनका नामांकन किसी न किसी विद्यालय में है। ठीक है, चलिए। 15 से 16 आयु वर्ग की स्कूल में अनामांकित लड़कियों का अनुपात 2018 में 13% था। जो अनामांकित बच्चियां थी उनका 13.5% अनामांकन था। ठीक है ना, इसका मतलब लगभग कितना? लगभग 87 के आसपास 86.5% के आसपास उनका नामांकन था। लेकिन अब ये घटकर 2022 में 7.9% रह गया है। मतलब से जो लगभग इंटर जो बच्चियां करती हैं उनका नामांकन बहुत कम होता था हाई स्कूल के बाद, हाई स्कूल के आसपास। ठीक है, तो उनका नामांकन भी थोड़ा क्या हुआ है? बढ़ा है हाई स्कूल वालों का। केवल 3 राज्यों में इस आयु वर्ग की अनामांकित लड़कियों का अनुपात 10% से अधिक रहा है। देखिए, जहाँ पर लड़कियों का नामांकन बहुत कम किया गया वो राज्य कौन से? आपको इम्पोर्टेंट है। पहले मध्य प्रदेश में कितना? 17%, ये इम्पोर्टेंट है।
उत्तर प्रदेश पे 15% और छत्तीसगढ़ में। सबसे ज़्यादा जो अनामांकित लड़कियां हैं वो मध्य प्रदेश नंबर 1 में है। मतलब जो लड़कियां जो विद्यालय कम जाती हैं, किन राज्य में जाती हैं? मध्य प्रदेश में। इसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। मतलब उत्तर प्रदेश की स्थिति अच्छी नहीं है लड़कियों की शिक्षा के बारे में, और छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये अनामांकित बच्चियां हैं। ये था ऐसा रिपोर्ट। अब बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट आने वाला है। उड़ीसा देश का पहला झुंगी मुक्त राज्य बना। झुंगी मुक्त राज्य बना। उसका मिशन क्या था? जागा मिशन। किसके है? जागा मिशन। मिशन का नाम क्या है? जागा मिशन के तहत जो उड़ीसा है वो झुंगी मुक्त राज्य बना है। इम्पोर्टेंट है, वन लाइनर आएगा। हाल ही में भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो झुंगी मुक्त बना है? वो है उड़ीसा। और हर घर जल पहुंचाने वाला राज्य वो है आपका गोवा। मैं पिछले वाले लेक्चर में आपको मतलब बताया था। ठीक है ना? तो जो रिपोर्ट इंडेक्स जो मैंने पिछला लेक्चर करा चुके हैं उसको ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। उड़ीसा सरकार ने भारत में पहला झुंगी मुक्त, याद रखना, पहला झुंगी मुक्त राज्य बना है। झुंगी मुक्त राज्य बनने का जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा कर लिया है। इसके तहत राज्य की सभी झुंगियों को अपग्रेड करने के लिए जागा मिशन, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा मिशन है? जागा मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। क्वेश्चन आएगा आपका, जो हाल ही में उड़ीसा राज्य ने झुंगी मुक्त होने का जो मिशन लॉन्च किया है वो मिशन कौन सा है? जो झुंगी मुक्त राज्य बना है उसका मिशन, किस मिशन के तहत ऐसा कार्यक्रम चलाया जा रहा था? उस मिशन का नाम क्या है? जागा मिशन। मिशन का नाम है जागा मिशन। और इस मिशन के लिए पिछले 5 वर्षों में 1,75,000 परिवारों को भूमि पट्टा प्रदान किया। मतलब जगह दी गई है, भूमि दी गई है। किस राज्य ने इनको भूमि दिया है? वर्ष 2019 में उड़ीसा के जागा मिशन को झुंगी वासियों को भूमि सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड भी दिया गया है। जो जागा मिशन चल रहा था उसके लिए भूमि सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया है? वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड दिया गया है। किसको? उड़ीसा राज्य को। उड़ीसा राज्य ने हाल ही में अपनी 50 पहल जागा मिशन के लिए यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड, यूएन हैबिटेट और वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023, यूएन हैबिटेट और वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में किस राज्य ने यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 का खिताब जीता है? वो जीता है उड़ीसा राज्य। किस लिए जीता है? कौन सा जो 50 पहल के लिए, वो जो जागा मिशन है ना झुंगी मुक्त के लिए, उसी के लिए जीता है। इम्पोर्टेंट है ये। इस पहल ने यह अवार्ड दूसरी बार जीता है। ये कितनी बार कारनामा? ये दूसरी बार कारनामा किया। ठीक है ना? 2 बार जीत चुका। आपको कभी स्टेटमेंट दे, ये पहली बार ऐसा हुआ नहीं, इसने दूसरी बार भी ये अवार्ड जीता है। जैसे इंदौर 6वीं बार जीता है ना स्वच्छता के लिए, तो वैसे इसको अभी ये दूसरी बात है। जागा मिशन उड़ीसा में चलाया जा रहा है। यह श्रम अपग्रेडिंग प्रोग्राम है। क्या है? श्रम अपग्रेडिंग प्रोग्राम है, जिसकी मदद से झुंगी वासियों के जीवन को सशक्त बनाया जा रहा है। ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट खबर, और पीसीएस के वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुके थे। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीते। आपको थोड़ा गलत लग रहा हो, क्योंकि आपको केवल जो नामीबिया से लाए गए थे, जो नामीबिया से लाए गए थे चीते थे, उनको बस पता था कि 8 चीते लाए गए थे, कुरू नेशनल पार्क में छोड़े गए थे, केवल वो चीज़। लेकिन सेकंड जानकारी आपको नहीं थी। और जो सेकंड जानकारी, ये दक्षिण अफ्रीका जो चीते लाए गए, जिनको जानकारी नहीं थी, उन्होंने पीसीएस के एग्जाम में पक्का क्वेश्चन गलत किया होगा। ठीक है? मैंने अपनी क्लास में इसको बताया था। देखिए रिपोर्ट पढ़िए क्या कह रही है। नामीबिया के बाद चीतों की दूसरी खेप अब दक्षिण अफ्रीका से मंगाई गई है। दक्षिण अफ्रीका सरकार के साथ भारत सरकार ने एक समझौते के तहत दक्षिण अफ्रीका अगले 10 वर्षों में 12 चीते प्रतिवर्ष भेजेगा।
हर साल 10 वर्षों में क्या 12-12 साल लगभग कितने लगभग चीते आने वाले 100 या 120 के आसपास चीते आने वाले हैं। तो हर साल लगभग 12-12 चीते आएंगे। कहाँ से? नामीबिया से। सॉरी नामीबिया से नहीं, नामीबिया से तो आ गए हैं कितने 8 चीते, लेकिन अब वर्तमान अभी चीते मंगाए गए हैं कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से मंगाए गए हैं 12 चीते, ठीक है ना। अब क्या 12-8-20, अब चीते कितने हो चुके हैं? 20 चीते हो गए हैं। वो भी चीते अभी छोड़े गए कहाँ? कुनो नेशनल पार्क में ही चीते छोड़े गए हैं, याद रखिएगा ये बात। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों की पहली खेप लेकर भारतीय वायुसेना के मालवाहक विमान, मोस्ट इम्पोर्टेंट, नाम क्या है? ग्लोब मास्टर। नाम क्या है? ग्लोब मास्टर। जो ऐसा जो विमान है, मालवाहक विमान है जो चीतों को लेकर आया, उसका नाम है ग्लोब मास्टर। कब लेकर आया? 17 फरवरी 2023 को लेकर आया है, उड़ान भरी थी। उन्हें लेकर यह विमान 18 फरवरी को ग्वालियर पहुंचा। कहाँ उतारा गया? ग्वालियर पहुंचा है, जहां स्वास्थ्य परीक्षण के पश्चात उन्हें श्योरपुर स्थित कुनो नेशनल पार्क में क्वारंटाइन वार्डों में छोड़ा गया है, ठीक है ना। वही कुनो नेशनल पार्क कहाँ पर है? जो श्योरपुर है ना स्थित, वहीं पर कुनो नेशनल पार्क क्वारंटाइन वार्डों में छोड़ा गया। लगभग 1.5 माह बाद उन्हें अब जो नेशनल पार्क में छोड़ दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। अगला, इससे पूर्व सितंबर माह, अब फरवरी 2023 में आए गए हैं। और जो नामीबिया से लाए गए थे चीते थे, वो कब लाए गए? सितंबर में। किसके जन्मदिन पर लाए गए थे? ये लगाए थे नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर ये नामीबिया से चीते लाए गए थे, याद रखिए बात। वो सितंबर में लाए गए और ये वाले चीते फरवरी में लाए गए दक्षिण अफ्रीका के 12 चीते। अब वही कुनो नेशनल पार्क में ही छोड़े जाएंगे। 12 चीतों की ताज़ा खेप पहुंचने के पश्चात इस पार्क के चीतों की कुल संख्या 20 हो गई है और 10 नर और 10 मादा हैं। कितने? 10 नर और 10 मादा हैं। जो 8 आए थे पहले, और 8 में संभवतः 3 नर थे, 5 मादाएँ थी, ठीक है ना। और इसमें जो 12 आए हैं, इसमें अब तो 10-10 हो गए, ठीक है ना। चलिए, टोटल 20 हो, 20 में अब 10 नर और 10 मादा हो गई हैं। अब आपको याद रखिएगा ये बात। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी चीता संरक्षण परियोजना के तहत 8 चीते नामीबिया से सितंबर 2022 में लाए गए, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर मध्य प्रदेश से कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। वही पुरानी बात आ गई, ठीक है। अब आते हैं दूसरी खबर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी खबर है। ये है 2022 की रिपोर्ट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये रिपोर्ट, ठीक है ना। हाल ही में टाटा ट्रस्ट द्वारा इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी किया। मतलब तो इंडिया जुडिशरी रिपोर्ट होना चाहिए, यहाँ जुडिशरी नहीं लिखा, IJR, इंडिया जुडिशरी रिपोर्ट 2022 जारी की गई। यह इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का तीसरा संस्करण कौन सा है? ये संस्करण है तीसरा। जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आई है, इसका संस्करण कौन है? तीसरा संस्करण है। इससे पहले 2019 में, फिर 2022 में किया गया था, जारी किया गया। 19 में जारी किया गया था, फिर 22 में, वो 20 में, अब आई है 2022 में, ठीक है। अब जो संस्करण है तीसरा संस्करण है, संस्करण जरूर याद रखिएगा। इंडियन जुडिशरी रिपोर्ट के अनुसार या इंडियन जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2022 तक उच्च न्यायालय 1108 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या की तुलना में 778 न्यायाधीशों के साथ कार्य कर रहा है। मतलब से न्यायाधीश हमको उच्च न्यायालय में चाहिए 1108 के आसपास चाहिए, लेकिन हमारे पास कितने हैं? 778 ही न्यायाधीश हैं। इसका मतलब हमारे न्यायाधीशों की कमी है। इसी वजह से जो केस हैं वो पेंडिंग होते चले जाते हैं, ठीक है। जो केस पेंडिंग है वो बहुत सारे हैं, ठीक है ना। अधीनस्थ अदालतों में 24,623 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या की तुलना में 19,288 न्यायाधीशों के साथ कार्य कर रहा है। मतलब से इसका मतलब क्या है कि हमको अधीनस्थ जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उनमें हमको लगभग चाहिए
24,631 न्यायाधीश चाहिए, लेकिन हमारे पास हैं कितने? 19,288 न्यायाधीश ही है। मतलब हमारे पास न्यायाधीशों की बहुत बड़ी कमी है। उच्च न्यायालय के स्तर पर केस की उच्चतम औसत पेंडेंसी उत्तर प्रदेश में 11.34 वर्ष, मतलब से कि जो उत्तर प्रदेश में औसत पेंडेंसी मतलब से क्या है, जो औसत केस चलते हैं वो 11.34 वर्ष, मतलब लगभग जो केस चल रहे हैं लगभग 11.5 साल के आसपास केस चलते हैं। और इसके बाद कौन है? पश्चिम बंगाल 9.9 वर्ष है। अब बताइए जो सबसे ज़्यादा पेंडिंग केस किस में पड़ते हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पेंडिंग केस हैं। ठीक है, जो औसत निपटान है 11 वर्ष से ज़्यादा है, कि एक केस लगभग 11 वर्ष में निपटता है। ठीक है ना, कोई ज़्यादा, ये औसत है, याद रखेंगे। और इसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। तो हमारी स्थिति जो जस्टिस रिपोर्ट में भी सही नहीं है, याद रखिए बात। फिर उच्च न्यायालय जो सबसे कम औसत पेंडेंसी है तो है त्रिपुरा में 1 वर्ष, सबसे कम है त्रिपुरा में, इसके बाद सिक्किम में, फिर इसके बाद मेघालय में। आपको याद रखना, पहला सबसे ज़्यादा जो पेंडिंग में केस पड़े हैं वो है उत्तर प्रदेश में, फिर दूसरे नंबर में सबसे ज़्यादा किस में? पश्चिम बंगाल में। फिर आपको सबसे कम याद रखना है, सबसे कम में त्रिपुरा में, फिर इसके बाद सिक्किम में, फिर इसके बाद मेघालय में। सबसे कम है, सबसे ज़्यादा वाले याद रखिए, सबसे कम वाला याद रखिए। केस क्लियरेंस रेट CCR 1 वर्ष में कुल दर्ज किए गए मामलों में निपटाए गए मामलों की संख्या के अनुपात को, जो CCR है वो 1 वर्ष में जितने मामले निपटाए गए उसके अनुपात को दर्शाता है। CCR का 100% से अधिक होना यह दर्शाता है कि, मान लो CCR अधिक है, 100% से CCR अधिक है, तो यह दर्शाता है कि लंबित मामलों की संख्या कम हो रही है। मान लो 100% जो पेंडिंग रेट, मतलब 100% केस सॉल्व हो रहा है, मतलब 101% सॉल्व हो रहा है। इसका मतलब क्या है? एक जो लंबित वाला केस है ना वो भी सॉल्व हो रहा है, मतलब थोड़ा केस कम हो रहे हैं। यदि 100% से ज़्यादा सॉल्व किए जाएंगे तभी जो पुराने केस है वो उनकी संख्या थोड़ी थोड़ी क्या होगी? घटेगी। वही ये बात कह रहा है। न्याय विवरण के मामले में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले 8 प्रमुख मध्यम आकार के राज्यों में कर्नाटक पहले स्थान पर है। सबसे ज़्यादा कर्नाटक में केस हैं। ठीक है, इसके बाद तमिलनाडु में दूसरा नंबर, तेलंगाना में तीसरे स्थान पर था, उत्तर प्रदेश 18वें नंबर पे सबसे नीचे स्थान है। 1 करोड़ से अधिक वाले 18 प्रमुख राज्यों मध्यम आकार के राज्यों में कर्नाटक पहले स्थान पर जो न्याय वितरण के मामले में, और तमिलनाडु दूसरे नंबर, तेलंगाना तीसरे नंबर, उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर सबसे नीचे है। इसका मतलब जो केस हैं, जो केस का विवरण के जो मामले हैं सबसे नीचे किसका है? उत्तर प्रदेश का है, और कर्नाटक नंबर 1 पर है। अगला ये अब रिपोर्ट आई है, वर्ष 2022 में भारत में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई। चीता नहीं है, ये क्या है? बाघ है, जो भारत का राष्ट्रीय पशु है। उसकी जो अभी जो संख्या में बढ़ोतरी हुई है वही रिपोर्ट जारी की गई है। देखो मोदी जी कितना बढ़िया से देख रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर मैसूर में आयोजित कार्यक्रम में बाघों की संख्या का नया आंकड़ा जारी किया। इसके अनुसार वर्ष 2022 में देश में बाघों की संख्या बढ़कर 3167 हो गई है। वर्ष 2018 में यह कितनी थी? 2967 थी, और बढ़कर कितनी? लगभग 200 संख्या बढ़ गई। कितने बाघ बढ़ गए हैं? अब बढ़ गए हैं 200 संख्या बाघों की बढ़ गई है। इसका मतलब ये रिपोर्ट 4 वर्षों में जारी की जाती, लगभग देख रहे हैं ना। 18 में थी और वही 22 में फिर ऐसा किया गया है। अब आपको कमेंट में बताना है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था आपको कमेंट में बताना है। चलिए, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड के अनुसार दुनिया भर में 3890 बाघ हैं। बाघ गणना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 4 वर्षों में बाघों की संख्या कितनी बढ़ी है? 200 बढ़ी है।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की है। इसमें वे देश के में शामिल जहां बिग कैट प्रजातियां हैं, जो भी ये शेर या बाघ की प्रजातियां होती हैं इनको बोलते हैं बिग कैट की। ये बड़ी जो बिल्ली वाली प्रजाति है ये इसको बोलते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाया गया है। किन किन देशों में बिग अलायंस, मतलब जिन में ये बाघों की प्रजातियाँ पाई, मतलब जो शेर की, जो बिल्ली वाली प्रजातियाँ पाई जाती हैं शेर वाली, ठीक है ना, तो जिन देशों में पाई जाती हैं उन्हीं का ये अलायंस बनाया गया है। इसमें वे देश शामिल हैं जहाँ बिग कैट्स प्रजातियों के जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, पूमा, जगुआर और चीता पाए जाते हैं। यह संगठन इसका संरक्षण है। और भारत में कौन कौन पाए जाते हैं? पूमा और जगुआर को छोड़कर तो बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और ये चीता ये पाए जाते हैं। और पूमा, जगुआर भारत में नहीं पाए जाते हैं, याद रखें। मैं कभी आ जाएगा तो कौन कौन सी बिग कैट प्रजातियाँ पाई जाती हैं, मतलब बाघ 1 2 3 4 5 प्रजाति, जो 7 प्रजातियाँ हैं, लगभग 5 प्रजातियाँ भारत में मिलती हैं। 2 प्रजातियाँ कौन कौन? पूमा और जगुआर भारत में नहीं मिलती हैं, याद रखिएगा बात। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अमृतकाल का टाइगर विजन दिया। अमृतकाल का क्या? टाइगर विजन नाम की एक पुस्तक का भी विमोचन किया। किसका? टाइगर विजन नाम से पुस्तक का भी विमोचन किया है। इसमें अगले 25 वर्षों में बाघ संरक्षण के लक्ष्य रखे गए हैं। और उन्होंने कहा, भारत एक मात्र ऐसा देश है जहां एशियाई शेर मिलते हैं, जिनकी संख्या 2015 में 525 से बढ़कर 2020 में 675 हो गई है। 4 साल में तेंदुए 60% बढ़ गए हैं। कितने तेंदुए? लगभग 60% तेंदुए बढ़ गए हैं 4 वर्षों में। अगली रिपोर्ट, अब इसी में कुछ है रिपोर्ट है, रन कर रहे हैं। चलिए, वर्ष 1973 में देश में सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व थे, जो आज इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 54 हो गई है। बाद में सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, कितने? 526, फिर कर्नाटक में 524, उत्तराखंड में 442। 3 राज्यों को मिलाकर लगभग 50% क्या होगा? इन्हीं 3 राज्यों में बाघ मिलते हैं। अभी हाल ही में, आपको कमेंट में बताना, अभी हाल ही में किसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और वह किस राज्य में है, और उस टाइगर रिजर्व का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब भारत में जो बाघों की आबादी है, भारत में जो बाघों की क्या है? आबादी है, वो 2006 में कितनी थी? 1411 थी। फिर 2010 में बढ़ गई, 4 वर्षों में रिपोर्ट जारी की जाती है, तो 10 में बढ़ गई 1706, 24 में बढ़ गई 14 में बढ़ गई 2226, अब 18 में 2967, अब फिर 200 फिर बढ़ गई 4 सालों में, कितने? 3167। वर्तमान में बाघों की संख्या पूछा जाए तो आपको बताना है कितना? 3167। और 18 में 2967, ये बाकी ऊपर वाला डेटा आप नहीं याद करेंगे तो काम चल जाएगा। ये डेटा आएगा नहीं, ये केवल पूछा जा सकता है तुलना करके, ठीक है। तो आज की ये 3-4 रिपोर्टें थी, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थी। ये सेशन कैसा लगा आपको हम कमेंट में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत सारे लोगों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। और यदि आपको कोई भी क्लास पढ़नी है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना, तो आप कमेंट में बताइए, तो हम लोग एक नया बैच शुरू कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ऑफलाइन, मतलब से ऑनलाइन ही पढ़ेंगे, फिर बोर्ड में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं। तो